हमारा प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कृति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए रामबंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक। बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट आई है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने झटके दिए, किसी को और ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो कपिल सिब्बल जी को लग रहा है बहुत पिटाई पड़ने वाली है। अभिषेक मनु सिंघवी और ये जो पूरा गैंग है, वो पूरा एक ही साइड पे खड़ा होता नज़र आता रहा है हमेशा। अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ वो जुडिशरी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलिजियम पे एनजेएसी पे जो है उन्होंने ऑलरेडी उसकी ओपनिंग की बात की है कि उसको कंसिडर करना चाहिए, एक बार सुनवाई होनी चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज जो उन्होंने एक पर्टिकुलर मुद्दे पे जो दी है, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम हमेशा बात करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मिलॉर्ड्स जो इतना कहते हैं कि बांग्लादेशीज़ को रख लो, तो अपने घर में टेंट लगा के रखें, हमारे भारत को गंदा ना करने दें। रामबंधु जी, बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट आई है और लगता है सबकी शक्लें उतरी हुई थी जब ये स्टेटमेंट आ रही थी। ना बाय नॉन अदर देन सूर्यकांत जी। जी। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जो याचिका पे सुनवाई हुई थी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जबरदस्त लताड़ लगाई है और उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जो हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं देश के या खासकर अगर आप दक्षिणपंथी विचार वाले लोगों को की बात करेंगे, तो वो लोग जिस तरीके का रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जो बात कहा करते थे, ठीक उन्हीं के भाषा शैली में आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो एक तो पहले सुरंग बना के चले आते हैं, जबरदस्त तरीके से बाहर फांद के चले आते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें हर सुविधाएँ मिले, जो इस देश के नागरिक को मिलता है। वो चाहते हैं कि यहाँ उनको भोजन मिले, आवास मिल जाए, शिक्षा, नौकरी, ज़मीन आदि सब कुछ मिल जाए। यानी एक तरीके से जैसे देश का नागरिक को जो अधिकार है, वो सारे वो चाहते भी हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि उन पे भारत का कानून भी लागू ना हो। यानी जो अपराध रोकने के लिए जो कानून भारत का है, वो उन पे लागू नहीं हो। तो इस तरीके से जो एक उनके मन में एक जो शरणार्थी के रूप में आने के बाद जो मेज़बानी की जो कल्पना थी, जिसकी वकालत यहाँ के वामपंथी लोग क्या करते हैं या खासकर अभी ममता बनर्जी आदि जिन जिन तर्कों के आधार पे बार-बार कहते हैं कि हम इनको मेहमान बना के रखेंगे और एक तरीके से घर का नागरिक भी बना देंगे, तो उस तर्कों को लेकर के आज देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जबरदस्त लताड़ लगाई है और उन्होंने यहाँ के रिफ्यूजी कानून का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किस पहचान पत्र के आधार पे इस देश की सुविधाओं को चाहते हैं। हमारे जो नागरिक के जो वेलफेयर स्कीम है, जो यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, वो किस आधार पे चाहते हैं। देखिए ये जो आज जो सुनवाई हो रही है, वो दरअसल 8 मई 2025 को भी इस मसले पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। उस समय 3 जजों की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की थी। उस समय भी सूर्यकांत जी उसमें शामिल थे और आज ये सूर्यकांत जी की एकल पीठ ने इस मसले की सुनवाई की है। तो उन्होंने देश के जो शरणार्थी को लेकर के जो कानून है, उस कानून की व्याख्या की है और ये बताई है कि हम इनकी मेज़बानी नहीं कर सकते। हम इनको मेहमान नहीं बना सकते हैं और इनको दोयम दर्जे का सदस्य रहना ही पड़ेगा। दरअसल शरणार्थी कैंप में एक जगह से दूसरी जगह पे परिवर्तन करने को लेकर के ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था। यानी कि जिस शरणार्थी कैंप में उनको रखा गया है, वो चाहते हैं कि वो उनका अस्थायी हो जाए। तो इसी को लेकर के और कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के गायब होने की भी खबर है। तो गायब होके कहाँ गए? कौन उनको ले गया? ये तो स्वयं भारत के लिए चिंता का विषय है। वो गायब हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि दूसरी जगह जाएँगे और वहाँ से मानव बम बन के चले आएँगे। तो जैसे कुछ दिल्ली से रोहिंग्या लोग गायब हो गए हैं। वो गायब होके कहाँ चले गए? क्या वो पाकिस्तान गए हैं और वहाँ से वो मानव बम की ट्रेनिंग लेके आएँगे? ये तो दिल्ली के देश की सुरक्षा के लिए खुद चिंता का विषय है और ऊपर से वो ये चाहते हैं कि वो उनको इस देश की सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाए। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज गहरी लताड़ लगाई है और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो देश में रहने के लिए आपका जो पहचान पत्र है, वो भारत के द्वारा लागू थोड़ी हुआ है। देखिए दरअसल भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो हैं तो लाखों की संख्या में इस देश में हैं, दिल्ली में हैं, जम्मू-कश्मीर में, हैदराबाद में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, अब तो बिहार और झारखंड में भी आ गए हैं, कई राज्यों में हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनमें से 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को पहचान पत्र वितरित किया है। वो उसी पहचान पत्र के आधार पे वो ये चाहते हैं कि इस देश में वो उसी तरीके से रहें जैसे यहाँ का नागरिक, यहाँ का जो मूल नागरिक है, वो रहता है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि वो पहचान पत्र क्या भारत का थोड़ी है। वो पहचान पत्र भारत का नहीं है। वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने पहचान पत्र दे दी और कोई भी दूसरी संस्था
कोई भी संस्था, आप सरकार छोड़ के कोई भी संस्था, खासकर वो संस्था जो विदेशी हो, वो किसी को नागरिक कैसे बना सकता है? तो इसी को लेकर के उन्होंने इस तरह की व्याख्या की है। देखिए भारत तो ऐसे भी कई शरणार्थियों का बोझ ढो रहा है। यहाँ पे तिब्बत के काफ़ी शरणार्थी हैं। आप देखेंगे कि लंबे समय से दलाई लामा भी यहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका से काफ़ी तमिल लोग आए हुए हैं। अ, उम, पत अ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू भी आए हैं, बहुत सारे सिख भी आए हुए हैं। तो एक तो भारत पहले से ही जब से देश आज़ाद हुआ, उसी समय से शरणार्थियों का बोझ ढो रहा है। अब नए में रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं और भारत जब से आज़ाद हुआ है, तब से शरणार्थी को लेकर के अ, किसी तरह की गलतफ़हमी में नहीं है। अपना जो विज़न है, वो स्पष्ट रूप से तय किया हुआ है। देखिए दरअसल 1945 से लेकर 1951 तक यानी 1951 तक जो यूरोप में जो शरणार्थी आए थे, उनको लेकर के एक एक्ट बना था, कन्वेंशन रिलेटिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1951 में। इसके तहत ये तय किया गया था कि जो शरणार्थी हैं किसी भी देश में जो शरणार्थी आएँगे, उनकी सुरक्षा और उनके रहन-सहन और साथ ही साथ उस देश का कानून जहाँ वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उन पे थोपा नहीं जाए, ये तीनों बातें तय करने के लिए किसी भी देश पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा। यानी वो चाहते थे कि जिस देश में शरणार्थी आएँ, उन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देश मिलकर के दबाव बनाएँ कि उनको उनकी सुरक्षा, उनकी रोज़गारी, उनको यात्रा दस्तावेज़, पहचान पत्र, यहाँ तक कि कोर्ट में जाने का अधिकार, ये सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए उन पे एक दबाव बनाया जाएगा। यानी एक कई देश मिलकर के एक तरीके से प्रेशर प्रैक्टिस करेंगे। ये कानून बनाया गया था। बाद में 1976 में इसी प्रोटोकॉल को पूरे देश के लिए कह दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह आदि ने कहा कि इसी प्रोटोकॉल को पूरे दुनिया में लागू करेंगे। यानी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी शरणार्थी जाएँगे, उस देश पे ये दबाव बनाया जाएगा कि सारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जिनमें उनको नौकरी भी देना है, जिनमें उनको न्यायालय में जाने का भी अधिकार है, तो न्यायालय में अधिकार तभी होगा जब वो संविधान के अधिकारों को लेकर के जाएँगे। हम न्यायालय में तो तभी जाते हैं, जो संविधान, जो कानून, जो अधिकार हमें दिया है, उसी के बचाव के लिए जाते हैं। तो ये सारा अधिकार देने के लिए उस देश पे दबाव दबाएँगे और साथ ही साथ वो देश अपने शरणार्थियों को वहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं कर पाएँगे, जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि उनको वहाँ जान का खतरा है। इस तरह का कानून था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। ना 1951 में शामिल हुआ, ना 1976 में शामिल हुआ। भारत इसमें शामिल नहीं है। इसी की व्याख्या आज सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने किया है कि भारत इस तरह के किसी भी प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। इसलिए दरअसल जो बवाल है ना, वो बवाल है कि 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पहचान पत्र दिया है। वो पहचान पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना है, जिसमें बताया गया है कि भारत में ये रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी के रूप में आए हैं। इसी को गलत तरीके से लोग परोस रहे हैं कि उनको यहाँ की नागरिकता मिल गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ चाहती है कि भारत में एक नागरिक की तरह रहें। तो भारत में नागरिक की तरह रहना जो वेलफेयर स्कीम है, जो यहाँ के मूल नागरिकों के लिए है, जिसमें आपको अनाज मिलता है, पैसा मिलता है, ये उनको कैसे मिल पाएगा? ये तो देश के नागरिकों के लिए है। वो वहाँ से आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के नागरिक की तरह मिलके काम करें। नागरिक की तरह वो अधिकार माँगे। तो इन बातों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है और आप देखिएगा कि जो मोदी सरकार ने सीएए लाया, सीएए से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता देने का काम सरकार कर रही है, उसमें एक पहल कर रही है। अभी जो एसआईआर होगा, उसमें भी जो शरणार्थी हिंदू हैं, जो 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 तिब्बत से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, इन लोगों को एसआईआर के वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। अब कितना हो पाता है, ये तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा क्योंकि अब शरणार्थी को नागरिकता देना, बाद में वोटर लिस्ट में शामिल करना एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इसके पीछे सरकार का ये तर्क है कि ये जिस समुदाय से, जिस संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति का कोई देश नहीं है भारत छोड़ कर के। ये हमारे पड़ोसी रहे हैं और उस संस्कृति का कोई देश नहीं है। इसीलिए इनको दी जाएगी। इस पे अमित शाह ने सदन में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बयान दिया है। ये कोई किसी के मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी हिंदू शरणार्थी को देश की नागरिकता मिल सकती है, तो किसी विदेशी मुसलमानों को भी इस देश की नागरिकता मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून में ऐसा नहीं है। और अमित शाह ने तर्क भी दिया है सदन में कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जो हिंदू आ रहे हैं, उस संस्कृति को रखने वाला केवल एक यही देश है, इसीलिए वहाँ पे आए हैं।
तो उस तर्ज पे रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल करना, ये जो खासकर अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा कि ममता बनर्जी हंगामा करती हैं, कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट की पार्टियां जो हंगामा करती हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। तो इसको लेकर के एक अमित शाह ने क्लियर किया। दूसरी बात यह है कि हिंदू शरणार्थियों की संख्या बहुत ही कम है। अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे, आप एसआईआर में देखिएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल इकलौता अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होता है, तो वहां के जो वोटर हैं वो लगभग 7 करोड़ हैं, जिसमें से 1 करोड़ वोटरों का नाम कटने की शंका है। मतलब 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिसमें से कुछ मृतक भी होंगे, ऐसा नहीं कि सब जीवित हैं, लेकिन कई शरणार्थी भी होंगे। तो मृतक और शरणार्थी करके लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल हैं। आप देख लीजिए कि आप अगर शरणार्थी को आंख मूंद करके बसा रहे हैं, तो कितना बड़ा बदलाव हो रहा है देश में, कि अब वो सिर्फ रोजी रोटी तक ही सीमित नहीं है, सरकार बनाने में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी शरणार्थी को नागरिकता दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ उनको अधिकार नहीं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि वो सरकार बनाने में भी दखलंदाजी करेंगे। तो और सरकार बनाने में जो दखलंदाजी करेंगे, तो जाहिर है वो भारत की मिजाज से, भारत की सभ्यता से, संस्कृति से वो बेपरवाह है। तो ये कितना खतरनाक बात है। तो इतने सारे लोग पहले से हमारे वोटर लिस्ट में हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। अगर एसआईआर होगा, तो देखिएगा, जहां तक मेरी समझ है, 6 करोड़ के आसपास ही वोटर लिस्ट होंगे पश्चिम बंगाल में, इतने ही मतदाता होंगे। और उसका प्रभाव चुनाव परिणाम में क्या होगा, ये तो एक अलग विश्लेषण का मसला होगा, लेकिन ये होश ठिकाने हो जाएंगे टीएमसी की और ममता दीदी की, ये बिल्कुल। तो अगर आप चुन चुन करके मतलब बहुत ही गंभीरता से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको चिन्हित करके और उन्हें जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको हटाना चाहिए। अब आप ये सुप्रीम कोर्ट जो मूलभूत सुविधाएं देने पे भी इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, तो समझिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को उनका नाम हटाने में कुछ संकोच करना चाहिए। ये तो आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि आप अवैध हैं, आप किस पहचान पत्र के बदौलत भारत में रह रहे हैं, या कम से कम भारत की जो सुविधाएं हैं और भारत के जो कानून हैं उससे आप लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर वैसे ही लोगों को इलेक्शन कमीशन कैसे अपने वोटर लिस्ट में रहने दे। ये बात बहुत ही बारीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर रोहिंग्या मुसलमानों का बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सबके सब अगर वोटर लिस्ट में शामिल हो गए, तो देश का डेमोग्राफी भी काफी बदल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनके रहने से, ये चूंकि वो मुस्लिम है, तो वो मुसलमानों के नाम पे रह तो लेते हैं, लेकिन ये किसके हक का खाते हैं, ये देश के जो मूल मुसलमान हैं उनका खाते हैं। उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम है, उनमें उनकी हिस्सेदारी भी हो जाती है, और इन लोगों का उपयोग भी होता है। इन लोगों को यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पे सरकार या न्यायालय से बचाने के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं, वो उनका राजनीतिक उपयोग भी करती है, दंगे के रूप में करे, तनाव के रूप में करे, इस तरीके से उपयोग भी करती है। तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। और आप देखिएगा, जहां भी रोहिंग्या मुसलमान ज्यादा हैं, अक्सर वहां पे दंगे होते हैं, दंगे को लीड वही करते हैं, बाद में उसमें इन्वॉल्व चाहे जो भी मुसलमान हो जाए, लेकिन प्रायर लीड वो करते हैं। तो एक तरीके से इन रोहिंग्या बेसिकली रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर भगाने का रास्ता खुल गया है। अब जो स्टेटमेंट्स आ रही है जी सुप्रीम कोर्ट की, सबसे बड़ी अड़चन सुप्रीम कोर्ट के साथ थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जी कोई परेशानी थी ही नहीं स्टार्टिंग से, वो तो जानते थे कि इनको बाहर निकालना है। अमित शाह जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि इनको बाहर जी निकालना है, भारत में नहीं रह सकते। तो अब वो रास्ता जो पहले सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें गड़ा कर बैठे रहते थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों को पैसा कहाँ से आता है? हलाल का पैसा आता है। जी राइट? जो हलाल सर्टिफिकेट चलता है जनरली उन्हीं के पैसा आता है, या फिर जो मस्जिद और बाकी जगह से इनको जो राउट होके पैसा मिलता है, जनरली वही पैसा आता है। तो अब कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की नहीं चलने वाली है इन मैटर्स में। जी। नहीं, जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के या शरणार्थी मुसलमानों को लेकर के टिप्पणी करना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से भाषा शैली का आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उपयोग किया है, वो तो बिल्कुल बता रहा है कि ये इनको जितने जल्द हो सके यहाँ से हटाया भी जा सकता है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसमें भारत शामिल नहीं है, उसके तहत आप शरणार्थी को हटा नहीं सकते हैं अपने तरीके से कम वहां जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जहां से वो आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत इसका हिस्सा नहीं है,
जब भारत हिस्सा नहीं है, तो भारत इनके साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है और इस देश का कानून उन पे लागू भी होगा। इस देश का जो अपराध रोकने का जो कानून है, वो उन पे लागू भी होगा, साथ ही साथ यहाँ के वेलफेयर स्कीम जो है, उसका वो लाभ उतना नहीं ले पाएँगे। उनके लिए मूलभूत सुविधाएँ चाहिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए चाहिए, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो देश के नागरिक की तरह वो इस देश से सुविधा खोजें। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद इलेक्शन कमीशन को और भी एक्टिव होनी चाहिए और बिल्कुल चुन-चुन करके सारे लोगों को ये देखिए कि ये कितना तर्कसंगत और संविधान संगत बात है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको कैसे इस देश में वोट देने का अधिकार हो। अगर उनको लेकर के जिस तरीके की पैरवी टीएमसी करती है, कांग्रेस पार्टी आदि करती है, व लेफ्ट की पार्टियाँ करती हैं, ये तो इस देश के हर लोगों को सोचनी चाहिए। मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए कि उनके नाम पे किस तरीके की घिनौनी राजनीति हो रही है, कि आप उन्हें भी वोट उनके ही नाम पे, देश के मुसलमानों के नाम पे ही उन्हें भी वोट देने का अधिकार देने की वकालत की जा रही है, जो इस देश का नागरिक नहीं है। ऐसा तो किसी राष्ट्र में नहीं होता है, कम से कम होना भी नहीं चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे आज की जो उनकी जो टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राजनीति में एक नई दिशा भी देगी और कम से कम इससे इलेक्शन कमीशन का हौसला बढ़ेगा। आज जो ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि वो मुसलमान का वोट काटना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन दलितों का वोट काटना चाह रहे हैं, तो उसका एक पर्दाफाश हुआ कि वो वास्तव में इलेक्शन कमीशन किसका वोट काटना चाहती है। जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बंधु सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और रुपए स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।